द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 के सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र की, जो आज यानी कि 23 मार्च 2022 को संपन्न हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सामान्य हिंदी का प्रश्न पत्र। तो यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 और 2 जो है वो गद्यांश था, पैराग्राफ से आपको प्रश्न हल करना था। तो प्रश्न नंबर 3 से शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न नंबर 3 क्या है। अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं? पूछा गया है अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं और ये सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है, दोनों का अलग अलग प्रारूप तैयार करना है। तो हम आपको ब्रीफली बता देते हैं अर्ध सरकारी पत्र किसे कहते हैं और ये सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है। तो चलिए देखते हैं अर्ध सरकारी पत्र। तो अर्ध सरकारी पत्र जो है जनरली सरकारी पत्रों का एक ऐसा प्रारूप होता है जो एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई गोपनीय विषय होता है या फिर कोई ऐसा विषय होता है जिसमें अधिकारी से व्यक्तिगत रुचि लेने या फिर उसे निजी तौर पर संपादित करने का आग्रह किया जाए। और अर्ध सरकारी पत्र की जो शैली है वो व्यक्तिगत होती है। ठीक है, तो ये था संक्षेप में। अब हम आपको ये भी बता देते हैं कि ये सरकारी पत्र से किस प्रकार भिन्न होता है। तो चलिए ये कुछ 2-3 बिंदु देख लेते हैं। तो अर्ध सरकारी पत्र आपने देखा कि एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को लिखा जाता है, जबकि सरकारी पत्र क्या होता है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखा जाता है। ठीक है, सरकारी पत्र में क्या होता है, कार्यालय से, ठीक है, एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को। ठीक है, जबकि अर्ध सरकारी पत्र एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को लिखा जाता है। सरकारी पत्र में क्या होता है, ये सरकार के किसी निर्णय, समस्या निदान या फिर नीति निर्धारण से संबंधित होता है। जबकि अर्ध सरकारी पत्र क्या होता है, ये पत्र एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी विशेष तथ्य की ओर ध्यान देने के लिए लिखा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे देखते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, विलोम शब्द। ठीक है, तो विलोम शब्द हम देखेंगे। अनुक्रिया, तो अनुक्रिया का विलोम जो होता है वो होता है प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रतिक्रिया हल करते चलेंगे साथ साथ। ठीक है, और अगला है अधिष्ठित। तो अधिष्ठित का हो जाता है, अधिष्ठित का अनिधिष्ठित। ठीक है, अनिधिष्ठित। अगला है वादी। तो वादी का क्या हो जाएगा, वादी का आप जानते हैं प्रतिवादी होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है आगमन। तो आगमन का क्या होता है, प्रस्थान, आपको पता ही होगा। इसके बाद अगला है सज्जन। तो सज्जन का क्या होता है, दुर्जन हो जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे दिया है सुपुत्र। तो सुपुत्र का क्या हो जाएगा, सुपुत्र का कुपुत्र हो जाता है। ठीक है, कुपुत्र। इसके बाद आगे दिया है राग। तो राग का या तो विराग लिख दीजिए, ठीक है, और या फिर द्वेष। ठीक है, द्वेष भी होता है। इसके अलावा अगला है सम्मुख। तो सम्मुख का क्या हो जाएगा, सम्मुख का विमुख हो जाएगा। इसके बाद अगला दिया है सलज्ज। तो सलज्ज का निर्लज्ज होता है। ठीक है, निर्लज्ज। ठीक है, इसके बाद अगला दिया है उदात्त। तो उदात्त का अनुदात्त हो जाता है। ठीक है, अनुदात्त। तो ये था विलोम शब्द। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। ठीक है, उपसर्गों का निर्देश कीजिए, अर्थात आपको उपसर्ग लिखना है। तो उपासना में उपसर्ग क्या है, उप है। ठीक है, दुस्साध्य में क्या है, दुह। ठीक है, दुह शब्द है। और इसके एग्जाम्पल देखें तो दुष्चरित्र भी होता है। ठीक है, दुष्चरित्र और दुष्कर्म भी होता है। ठीक है, ये दुष्कर्म। ठीक है, दुष्कर्म में क्या है, दुह उपसर्ग है। ठीक है, इसी तरह से दुस्साध्य में दुह उपसर्ग है। बात करते हैं निमीलित की। तो निमीलित या फिर निमीलन में नी उपसर्ग है। ठीक है, इसके बाद सुपुत्र है। तो सुपुत्र में सु उपसर्ग है। जैसे सुकर्म है, सुलभ है, इसमें भी सु उपसर्ग होता है। और अपस्मार में अप है। ठीक है, यहाँ पर अप उपसर्ग है। इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का खा। यहाँ आपको प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो अपनापा, ध्यान दीजिएगा, ये अपनापा लिखा है, अपनापन नहीं लिखा है। अपनापा। तो अपनापा में पा प्रत्यय है, ठीक है।
पा। और एग्जाम्पल देख लें तो बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा में प्रत्यय क्या है, पा। इसी तरह और देख लें तो बहिनापा, ठीक है, बहिनापा भी एक शब्द होता है, ठीक है। और इसी तरह से मोटापा भी, ठीक है, मोटापा भी होता है। तो ये कुछ और एग्जाम्पल थे। इसके बाद अगला शब्द है वैदिक। तो वैदिक में क्या है, वेद प्लस इक, ठीक है, संधि विच्छेद कर लीजिए इसका। तो वेद प्लस इक हो गया, तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है, इक प्रत्यय है, ठीक है। इसी तरह अगला है राधेय। तो राधेय में एय प्रत्यय है, ठीक है। और एग्जाम्पल देखें तो गांगेय, ठीक है, गांगेय भी एक एग्जाम्पल होता है। और इसके अलावा कौंतेय भी होता है, ठीक है, कौंतेय, जो याद आ रहा है आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगला है गुरुता। तो गुरुता आप जानते ही होंगे, ये तो काफ़ी आसान था, गुरु प्लस ता। तो इसमें ता जो है प्रत्यय है गुरुता में, जैसे लघुता, लघुता में भी ता प्रत्यय होता है, समानता। अगला है ग्रामीण। तो ग्रामीण में कुछ अभ्यर्थियों ने इन लिख दिया है, इन प्रत्यय, जो कि गलत है, ठीक है। यहाँ पर ग्राम प्लस ईन प्रत्यय है, ठीक है, ईन, ठीक है। तो सही क्या है, ईन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, ये कई बार पूछा गया है और आर ओ के एग्जाम में भी पूछा गया है। तो उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिक्त नहीं है, रिक्त है लास्ट में, ठीक है। इसके बाद अगला है शत्रुओं का हनन करने वाला। तो शत्रुओं का हनन करने वाला शत्रुघ्न कहलाता है, ठीक है। अगला है मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति। तो मुकदमा दायर करने वाला व्यक्ति वादी होता है और जिसके खिलाफ दायर करता है वो प्रतिवादी होता है, ठीक है। अगला है युद्ध की प्रबल इच्छा। तो युद्ध की प्रबल इच्छा जिसमें होती है उसे कहा जाता है युयुत्सु, ठीक है। और अगला है 5वां उत्तर देकर खंडन करना। तो प्रतियुक्त होता है इसका, ठीक है, प्रतियुक्त। तो ये थे वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए, ठीक है। और यहाँ पहला है तुम तुम्हारी किताब ले जाओ। तो ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा कोई लैंग्वेज बोलता नहीं तुम तुम्हारी किताब ले जाओ, नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, तुम अपनी किताब ले जाओ, ठीक है, तुम अपनी किताब ले जाओ। तो यहाँ तुम्हारी जगह आप अपनी कर देंगे तो सही हो जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद अगला है यह सरकारी महिलाओं का अस्पताल है। तो यहाँ पर जो शब्द है सरकारी, इस शब्द को उठा करके अस्पताल से पहले ले आइए, तो क्या हो जाएगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है, ठीक है। इसके बाद तीसरा है यह एक गहरी समस्या है। तो यहाँ पर जो है गहरी की जगह पर यह एक गहरी समस्या की जगह क्या हो जाएगा, यह एक गंभीर समस्या है, ठीक है, सीरियस प्रॉब्लम। मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता गया था। तो आगामी भविष्य के लिए ये प्रयोग होता है। तो या तो आप इसको यहाँ करें, मोहन आगामी वर्ष कलकत्ता जाएगा, गया था की जगह जाएगा कर दीजिए, या फिर मोहन गत वर्ष कलकत्ता गया था, आगामी को गत कर दीजिए, ठीक है। अगला है 5वां गणित एक कठोर विषय है। तो यहाँ पर जो विषय के साथ जो विशेषण है ये गलत है, कठोर की जगह पे क्या होगा, कठिन होगा। गणित एक कठिन विषय है, डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ठीक है, मैथमेटिक इज़ ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। इसके बाद अगला है 7वें का खा। यहाँ पर आपको वर्तनी का संशोधन करना है। तो चलिए संशोधन करते हैं। व्यवहारिक, तो व्यवहारिक नहीं होता है, व्यावहारिक होता है, ठीक है, व्यावहारिक, जिसे इंग्लिश में प्रैक्टिकल कहा जाता है, ठीक है। अगला है तत्कालिक। तो तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है, ठीक है। तो यहाँ अशुद्धि जो है आप देख रहे हैं, तात्कालिक हो जाएगा। और आशीर्वाद जो है ये कुछ लोगों ने सही को गलत कर दिया होगा, ये अपने आप में करेक्ट था, ठीक है। तो आशीर्वाद का जो है वही रहेगा, ठीक है। पूजनीय, पूजनीय यहाँ पर इसका हो जाएगा पूजनीय, ठीक है, पूजनीय, ठीक। और इसके अलावा पूज्य भी होता है, ठीक है, पूज्य। अगला है इच्छिक। तो इच्छिक तो होता नहीं है, ऐच्छिक होता है, ठीक है, ऐच्छिक।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है मुहावरों या लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो 10 वाक्य हैं यहाँ पर और ये 30 नंबर का है। ठीक है, एक जो है 3 नंबर का है। तो चलिए देख लेते हैं। पहला है जब तक सांस तब तक आस। इसका मतलब होता है अंतिम क्षण तक। ठीक है, अंतिम क्षण तक आशान्वित रहना, होपफुल रहना। ठीक है, इसके बाद दूसरा है जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, इसकी अगली लाइन हम पूरी कर दें तो जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो डंडा बाजे। तो जिसका काम उसी को साजे, इसका मतलब होता है कि जो काम जिसका है वही उसे ठीक तरह से संपन्न कर सकता है। ठीक है, जैसे मोटर मैकेनिक है तो वो मोटर बना सकता है, वो कोई अन्य नहीं बना सकता जिसे नहीं पता है। तीसरा है चित्त भी मेरी पट भी मेरी। तो इसका मतलब क्या होता है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, यानी कि हर हालत में मेरा ही लाभ। ठीक है, हर हालत में मेरा ही लाभ, हर हालत में अपना ही लाभ। ठीक है, ये मतलब होता है इसका। अगला है झूठ के पाँव नहीं होते। ठीक है, तो झूठ के पाँव नहीं होते, इसका मतलब होगा झूठा व्यक्ति एक बात पर पक्का नहीं रहता है। ठीक है, बदलता रहता है अपनी बातों से। अगला है 5वां हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, इसका मतलब होता है कि जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, तो हाथ कंगन को आरसी क्या, ये मतलब है। ठीक है, आड़े आना। ठीक है, आड़े आना कुछ अभ्यर्थियों ने गलत कर दिया होगा शायद, क्योंकि आड़े हाथों लेना और आड़े आना ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। तो आड़े आना का मतलब होता है मुसीबत में सहायता करना। ठीक है, मुसीबत में सहायता करना। ठीक है, और आड़े हाथों लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित मुहावरों लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है जब तक सांस तब तक आस। तो इसका मतलब होता है अंतिम क्षण तक आशान्वित रहना। ठीक है, अंतिम क्षण तक आशान्वित रहना, होपफुल रहना। दूसरा है जिसका काम उसी को साजे। ठीक है, जिसका काम उसी को साजे अर्थात जो काम जिसका है वही उसे ठीक तरह से संपन्न कर सकता है। ठीक है, जिसका काम उसी को साजे दूजा करे तो डंडा बाजे। ठीक है, तीसरा है चित्त भी मेरी पट भी मेरी। ठीक है, इसका मतलब होता है हर हालत में अपना लाभ। ठीक है, हर हालत में मेरा लाभ या हर हालत में अपना लाभ। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो अपना लाभ होना चाहिए। चौथा है झूठ के पाँव नहीं होते। तो झूठ के पाँव नहीं होते, इसका मतलब होता है झूठा आदमी एक बात पर पक्का नहीं रहता है। ठीक है, बदलता रहता है। अगला है हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की क्या आवश्यकता है, उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। ठीक है, जो प्रत्यक्ष है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, छठवां है आड़े आना। तो आड़े आना और आड़े हाथों लेना ये दोनों अलग अलग मुहावरे हैं। ठीक है, तो कुछ अभ्यर्थियों ने कन्फ्यूज़न में आड़े आना को आड़े हाथों लेना का अर्थ जो है ले लिया। तो आड़े आना का मतलब होता है मुसीबत में सहायता करना। ठीक है, मुसीबत में सहायता करना। ठीक है, ये मतलब है आड़े आना। और आड़े हाथों लेना का मतलब होता है बुरा भला कहना। ठीक है, इसके बाद अगला है आंखें बिछाना। तो बहुत से अभ्यर्थियों ने इसका अर्थ लिख दिया है इंतज़ार करना, आंखें बिछाना। तो आंखें बिछाना का मतलब होता है दिल से या प्रेम से स्वागत करना। ठीक है, प्रेम से स्वागत करना, प्रेम से स्वागत करना। ठीक है, ये इसका अर्थ हो गया। इसके बाद अगला है खाक छानना। तो खाक छानना का मतलब होता है मारा मारा फिरना। ठीक है, तो बहुत सारे बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं वो मारे मारे फिर रहे, यानी कि खाक छान रहे हैं, उनको रोज़गार नहीं मिल रहा है। अगला है ठन ठन गोपाल। तो ठन ठन गोपाल का मतलब तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, खोखला। ठीक है,
और इसके बाद अगला है शैतान की आंत। शैतान की आंत बहुत से विद्यार्थियों को नहीं पता था शैतान की आंत का मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब होता है लंबी बात, ठीक है, लंबी बात, ठीक है, लंबी बात, ठीक है। तो ये थे 10 मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है। तो ये था यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 सामान्य हिंदी का सॉल्यूशन, और इसी तरह से आपको आगे भी सॉल्यूशन अवेलेबल कराते रहेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.